अगली खबर, जहां महिलाओं को निकाय चुनाव मजबूती से आरएलडी लड़ाएगी। महिलाओं की राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ाने पर जयंत चौधरी का फोकस है। पार्षद चुनाव लड़ने वाली महिलाओं से संपर्क साधेगी आरएलडी। पार्षद चुनाव लड़ने वाली महिलाओं के लिए मिस्ड कॉल नंबर भी जारी किया जाएगा। मिस्ड कॉल नंबर भी आपको बता देते हैं, 8527888807। ये नंबर पार्षद चुनाव लड़ने वाली महिलाओं के लिए आरएलडी की ओर से जारी किया गया है। पार्षद चुनाव ज्यादा से ज्यादा महिलाएं लड़े, ये आरएलडी की सोच है और इसके लिए सीधे तौर पर एक नंबर जारी किया गया है। महिलाओं से संपर्क साधने की आरएलडी की कोशिश है और ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी, राजनीतिक हिस्सेदारी महिलाओं की हो, महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़े, इस पर जयंत चौधरी का फोकस है। आगे बढ़ते हैं। खतौली उपचुनाव में जीत के लिए जयंत चौधरी ने सुपर 21 प्लान तैयार किया है। खतौली में रालोद के 8 विधायकों और बड़े नेताओं ने डेरा डाल दिया है। रालोद मुखिया जयंत चौधरी की 21 नुक्कड़ सभाएं होनी है। जयंत 20 नवंबर को 11, 21 नवंबर को 10 नुक्कड़ सभाएं करेंगे। इसके अलावा बीजेपी के तरफ से खतौली में यूपी के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद और प्रदेश महामंत्री एमएलसी अनूप गुप्ता चुनाव प्रचार में उतरेंगे। वे आज खतौली पहुंचेंगे, कई गांव में जनसंपर्क करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार सैनी के लिए भी वोट मांगेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। मैनपुरी के साथ साथ विधानसभा जो उपचुनाव है वो रामपुर और खतौली में होना है और अपनी पूरी ताकत दोनों ही पार्टियों की ओर से लगा दी गई है। खतौली उपचुनाव में जीत के लिए जयंत चौधरी ने सुपर 21 प्लान तैयार किया है, जिसमें कि खतौली में रालोद के 8 विधायकों और बड़े नेताओं ने डेरा जमा दिया है। रालोद मुखिया जयंत चौधरी की 21 नुक्कड़ सभाएं होनी है। 20 नवंबर को 11 होंगी और 21 नवंबर को 10 नुक्कड़ सभाएं होंगी। वहीं दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी से भी यूपी के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद और प्रदेश महामंत्री एमएलसी अनूप गुप्ता चुनाव प्रचार में उतरेंगे। वे आज खतौली पहुंच जाएंगे, कई गाँव में जनसंपर्क किया जाएगा। बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार सैनी के लिए भी वोट मांगेंगे। गुर्जर शाक्य वोटर्स की संख्या वहां पर अच्छी खासी है और जिसको साधने की कोशिश दोनों ही पार्टियां करेंगी। ग्रेटर नोएडा में मुस्लिम समाज के उलेमाओं का बड़ा फैसला, शादी में डीजे बजाने और आतिशबाजी करने वालों का बहिष्कार करेंगे। डीजे बजवाने और आतिशबाजी कराने पर उलेमा निकाह में नहीं होंगे शामिल। इसके साथ ही डीजे बजाने वालों की पहचान कर जनाजे में भी शामिल नहीं होंगे। दादरी के उलेमाओं ने ये बड़ा फैसला लिया है, यानी कि जिस शादी में डीजे बजाया जाएगा, आतिशबाजी की जाएगी और इसके साथ साथ निकाह किया जाएगा, उस दौरान जहां आतिशबाजी होगी वहां पर उलेमा उन परिवारों का, उन लोगों का बहिष्कार करेंगे। ना तो शादी समारोह में शामिल होंगे और ना ही जनाजे में शामिल होंगे। ये फैसला लिया गया है। ग्रेटर नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुस्लिम समाज के उलेमाओं का बड़ा फैसला, शादी में डीजे बजाने और आतिशबाजी करने वालों का सीधे तौर पर बहिष्कार करेंगे। डीजे बजवाने और आतिशबाजी कराने वाले उलेमा निकाह में शामिल नहीं होंगे। दादरी के उलेमाओं ने ये बड़ा फैसला लिया है। अगर शादी में डीजे बजेगा या आतिशबाजी होगी तो उन परिवारों का बहिष्कार किया जाएगा। ये फैसला दादरी के उलेमाओं की ओर से लिया गया है। दरअसल ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाके में एक लड़का निकाह के लिए निकला था, जिसमें डीजे बज रहा था, जिसे देख उलेमा भड़क गए और उन्होंने दूल्हे और उसके परिवार को फटकार लगा दी। साथ ही हिदायत दी कि अगर अब कोई परिवार निकाह में डीजे बजवाएगा या आतिशबाजी करेगा तो उस परिवार का बहिष्कार किया जाएगा। यही नहीं, उलेमाओं ने धमकी दी कि ऐसे परिवार की छानबीन भी की जाएगी जिन्होंने अपने घर में निकाह में डीजे आतिशबाजी करवाई होगी। तो उनके परिवार में अगर किसी की मौत होती है तो उनके जनाजे में भी कोई भी उलेमा नहीं जाएगा। ये बड़ा फैसला उलेमाओं की ओर से लिया गया है। आइए चलिए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर निकाह में डीजे बजने और आतिशबाजी कराने पर उलेमा ने कहा क्या है। जिस शादी में डीजे बजेंगे, आतिशबाजी होगी, ना कोई आलिम उसमें शरीक होंगे। और जिस शादी में डीजे बजेंगे, चाहे गाड़ी में हो चाहे कहीं भी हो, ना उलेमा दावत में शरीक होंगे, ना निकाह पढ़ाने में शरीक होंगे।
और चलिए इसी पर पूरी जानकारी लेंगे। रविंद्र जयंत हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रविंद्र, ये बताएं, क्या इसको लेकर कोई एक बैठक उलेमाओं की ओर से की गई? क्या सिर्फ दादरी के उलेमा है या किसी और जगह के उलेमा भी है? साथ ही साथ जानकारी ये भी मिल रही है जिन लोगों ने पहले जिनकी शादियां हो चुकी हैं उन्होंने डीजे बजवाया या आतिशबाजी की, तो उनकी भी एक लिस्ट तैयार की जाएगी। जी गुंजन, जिस तरह से आज ये मामला सामने आया है, हालांकि ये जो उलेमा थे पहले ही इस तरह का जो एक आदेश था कि पहले ही जो है मस्जिद में इन्होंने पहले ही किसी तरह की आतिशबाजी करेगा, क्योंकि ये इस्लाम धर्म के खिलाफ है, उसमें नहीं है। तो हालांकि इनको जानकारी हुई किसी का निकाह हो रहा था, गुरचरी थी, उसी दौरान जो है ये उलेमा एक साथ जो है मौलवी सभी इकट्ठे हुए और उस बारात उस गुरचरी के पास पहुंचे और सभी उन्होंने जो है विरोध कर दिया। और विरोध के बाद से ही उस समय उन्होंने बोला कि जब इसका हम लोग पहले से ही विरोध कर रहे हैं तो आप लोग जो है जो शादियों में डीजे क्यों बजवा रहे हैं और आतिशबाजी क्यों कर रहे हैं, तो उसको लेकर के इनमें काफ़ी कहासुनी हुई और फिर जो डीजे था उसको बंद करा दिया गया। हालांकि ये जो उलेमा है ये दादरी के थे और आसपास के भी जो बताए जा रहे हैं ये लोग इकट्ठा हुए। इन्होंने पहले ही मस्जिद से और उससे अनाउंस किया था कि जो लोग डीजे बजवाएगा, आतिशबाजी करेगा, ना ही तो उसके शादी समारोह में जाएंगे, निकाह में जाएंगे, ना ही उसको जनाजे में जाया जाएगा। और जो इनका जो भोज होता है शादी जो निकाह के समय जो ये भोज करते हैं उसका भी विरोध किया जाएगा, उसका पूरी तरीके से ये लोग बहिष्कार करेंगे। ठीक है रविंद्र, लौटूंगी आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। जो उलेमाओं का कहना है वो एक बार अपने दर्शकों को फिर से सुनवा देते हैं। इतनी शर्म नहीं है, आया कर लो जरा सी। हजारों दफा समझाया, उलेमा कहते कहते थक गए और तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती। शर्म आनी चाहिए, फरिश्तों से डर नहीं है, अल्लाह से डर नहीं है। बजाएगा, आज आतिशबाजी करेगा, समझाने के बनेगा, उसकी खुशी आया कर लो जरा सी। हजारों दफा समझाया, उलेमा कहते कहते थक गए और तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती। शर्म आनी चाहिए, फरिश्तों से डर नहीं है, अल्लाह से डर नहीं है। तो देखिए आपने सुना क्या कहना है उलेमा का। हम लोगों से कह रहे हैं जो डीजे बजाते हैं शादी के दौरान, आतिशबाजी कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं ना अल्लाह का डर है ना फरिश्ते का डर है। ज्यादा जानकारी लेंगे, लगातार रविंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। रविंद्र, जिस तरीके से नाराजगी उलेमाओं की सामने आ रही है वो तस्वीर हमने भी देखी और अपने दर्शकों को भी दिखाई, तो जाहिर सी बात है पहले भी इसको रोका गया था, लेकिन अचानक से एक मामला सामने आता है और उस मामले के सामने आने के बाद उलेमा इतने ज्यादा नाराज हो जाते हैं। इससे पहले भी इस तरीके की घटनाएं हो चुकी हैं, उस वक्त उलेमाओं का कोई ग्रुप क्यों नहीं सामने आया? देखिए, उलेमाओं का ग्रुप पहले भी इस तरह की जो निकाह थी, जो शादी थी, जो गुरचड़ी हो रही थी, उस समय ये लोग पहुंचे थे। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी क्योंकि किसी ने वहां पर जो है उलेमाओं की तरफ से जो भी मौलवी थे उन्होंने वीडियो बनाई, वो वीडियो सोशल मीडिया पर ये पूरी तरीके से वायरल हो गया। तो इस वजह से जो है ये प्रकरण काफ़ी जो है चर्चाओं में अभी बना हुआ है, क्योंकि उनका साफ कहना है कि जो लोग गुरचड़ी का शादी के दौरान जो गुरचड़ी हुई और गुरचड़ी में जो डीजे बज रहा था उस पर विरोध किया जाएगा, आतिशबाजी उस पर विरोध किया जाएगा। और ये लोग जो निकाह कराते हैं मौलवी, वो लोग ना तो इनका निकाह पढ़ेंगे और इनका जो जनाजा है ना जनाजे में जाएंगे। वो पूरी तरीके से जो समाज है वो उनका पूरी तरीके विरोध करेंगे और इसी का वो लोग विरोध कर रहे हैं। हालांकि इनका पूरा ग्रुप बना हुआ है जहां पर इस तरह की जो शादी निकाह होते हैं तो ये लोग उसमें मतलब टच में रहते हैं उन लोगों के कि वहां पर इस तरह की कोई डीजे बजाने की या आतिशबाजी करने की या कहीं किसी तरह की कोई गतिविधि तो नहीं हो रही। तो लगातार वो इनका जो मौलवी है उनका भी ये कहना था कि ये जो डीजे बजाया जाता है तो इसमें फिल्मी गाने और अन्य फोर्थ तरीके के गाने बजाए जाते हैं जो हमारे जो धर्म के जो काफी खिलाफ हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र पूरी जानकारी देने के लिए। मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी मदन भैया ने मंत्री संजीव बालियान पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा जिस व्यक्ति के भाई पर कई मुकदमे चल रहे हों उसे दूसरे के ऊपर सवाल उठाने का कोई हक अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि हम किसानों, मजदूरों, बेरोजगारों के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो
ये बड़ी बात आपको बता दें, खतौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर नेताओं के बीच जुबानी जंग अब तेज हो गई है। राष्ट्रीय लोक दल के प्रत्याशी हैं मदन भैया, सपा और आरएलडी के संयुक्त प्रत्याशी हैं। उन्होंने मंत्री संजीव बालियान पर तीखा हमला बोला है और उन्होंने कहा है जिस व्यक्ति के भाई पर कई तरीके के मुकदमे हैं उसे दूसरे के ऊपर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जगबीर हत्याकांड में पेशी के लिए मुजफ्फरनगर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आजम खान के मतदान का अधिकार छीनना तानाशाही के समान है। टिकैत ने सवाल किया कि यदि आजम खान के मतदान का अधिकार छीन सकता है तो विधायक विक्रम सैनी का क्यों नहीं। इसके लिए उन्होंने बीजेपी पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जगबीर हत्याकांड में पेशी के लिए मुजफ्फरनगर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। बात करेंगे उपचुनाव की। उपचुनाव और निकाय चुनाव को लेकर पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने छुट्टियों को रद्द किया है। 5 दिसंबर में यूपी की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। 5 दिसंबर को मैनपुरी लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होना है, जिसको देखते हुए पुलिसकर्मियों की छुट्टियों को रद्द किया गया है। आने वाले वक्त में निकाय चुनाव भी हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। आपको बता दें 5 दिसंबर को यूपी की 2 विधानसभा सीटें खतौली और रामपुर में उपचुनाव होना है। इसके साथ साथ 5 दिसंबर को ही मैनपुरी की लोकसभा सीट, जो कि नेताजी के निधन के बाद खाली हुई है, उस सीट पर भी उपचुनाव होना है। लेकिन उससे पहले पुलिस की व्यवस्था चाक चौबंद रहे, दुरुस्त रहे, इसको ध्यान में रखते हुए जो पुलिसकर्मी है उनकी छुट्टियों को रद्द किया गया है। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने पुलिसकर्मियों की छुट्टियों को रद्द किया है। ये जानकारी सामने आ रही है। उपचुनाव के बाद निकाय चुनाव भी नजदीक है, निकाय चुनाव भी होने वाले हैं और इन तमाम व्यवस्थाओं को बनाने के लिए पुलिस की एकजुटता और सुरक्षा के साथ साथ तमाम इंतजाम जो पुलिस प्रशासन की ओर से करने होते हैं, उसको देखते हुए छुट्टियों को रद्द किया गया है। दवाओं के सैंपल फेल होने में उत्तराखंड सबसे आगे है। उत्तराखंड में फार्मा कंपनियों के खेल का खुलासा हुआ है। केंद्रीय दवा नियंत्रण मानक ब्यूरो की एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। उत्तराखंड में फार्मा कंपनी मानकों की धज्जियां उड़ा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक दवाओं के सैंपल फेल होने में उत्तराखंड सबसे आगे है। केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन यानी कि CDSCO ने अक्टूबर महीने में देश भर की तमाम फार्मा कंपनियों में बनाई गई दवाओं के सैंपल लिए, जिसमें से उत्तराखंड राज्य की सबसे अधिक 11 फार्मा कंपनियों की 11 दवाइयों के सैंपल मानकों पर खरे नहीं उतरे, यानी कि फेल हो गए। इन दवाओं में अधिकतर बुखार, एंटीबायोटिक, दर्द, उल्टी और विटामिन की दवाइयां शामिल है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, दवाओं के सैंपल फेल होने में उत्तराखंड सबसे आगे है। 11 दवाओं के सैंपल लिए गए थे, 11 फार्मा कंपनियों की 11 दवाइयां जिनके सैंपल्स मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। यह बड़ा खुलासा हुआ है। CDSCO की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ। फार्मा कंपनी किस तरीके से खेल खेल रही है, इसका भी खुलासा हुआ है। फार्मा कंपनियां मानकों की धज्जियां उड़ा रही हैं। जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक सभी सैंपल्स फेल हुए हैं। बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उत्तराखंड में स्थित है, इसलिए दवाएं भी सबसे ज़्यादा यहाँ से बनती हैं। हर स्टेट आगे सैंपल की दवाएं उठाता है और वो दवा किस स्थिति में फेल हुई है, ऐसे में फेल हुई है, सब स्टैंडर्ड की या डिजिटल में फेल हुई है, वो देखना पड़ता है एक बार। तो अभी हम इसमें रेगुलर सैंपलिंग ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि हमारी लैब बन गई। पहले 1000 सैंपलिंग होती थी, अब 3000 सैंपलिंग हो रही है। इस आधार पर सैंपल फेल होने संभव भी ज़्यादा है। इसमें आधिकारिक तौर पे अभी लिखित रूप से सूचना हमें प्राप्त नहीं है, और जैसे सूचना प्राप्त होगी तो संबंधित फर्म से हम लोग पूछा करेंगे और जो FDA एक्ट में जो सुसंगत प्राविधान है उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। रवि कैंथुरा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रवि, दवाओं के सैंपल फेल होने में उत्तराखंड सबसे आगे। आप सोचिए 11 फार्मा कंपनियां और उसके 11 सैंपल लिए गए, 11 के 11 फेल हो गए। बिल्कुल गुंजन, देखिए ये काफी गंभीर मसला है, क्योंकि जो CDSCO जो है उसने देश भर से 1280 दवाओं के सैंपल लिए थे, और जिस तरीके से पूरे देश में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा सैंपल जो फेल हुए हैं उत्तराखंड के हुए हैं। तो 11 फार्मा कंपनियों के सैंपल फेल होना, और उसमें भी वो दवाइयाँ जो अधिकतर बुखार की है, एंटीबायोटिक है, दर्द, उल्टी, विटामिन की दवाइयाँ हैं,
ये दवाइयों के सैंपल फेल हुए हैं। तो ऐसे में चिंता जरूर बढ़ जाती है कि जो लोग दवाइयां ले रहे हैं उनको भाई जहर तो नहीं परोसा जा रहा है। तो इसमें बहुत गंभीरता से इसको स्वास्थ्य विभाग को लेना होगा। हालांकि जो जिम्मेदार अधिकारी है उनको ये तर्क इस पर दिया जा रहा है कि ज्यादा सैंपलिंग हो रही है, इस वजह से ज्यादा फेल हुए हैं, लेकिन ये तर्क बिल्कुल कुतर्क जैसा है, क्योंकि जिस तरीके से सैंपलिंग फेल हुई है इसको गंभीरता से लेना चाहिए। तो तमाम राज्यों के बीच उत्तराखंड का इस तरीके से अव्वल आना काफी गंभीर विषय है, जिसको लेकर देखना होगा कि क्या कार्रवाई इन फार्मा कंपनियों पर होती है। क्योंकि उत्तराखंड में लगातार जिस तरीके से फार्मा कंपनियां अब खुल रही हैं, तो एक हम कह सकते हैं कि मेडिकल का ये हब एक तरीके से है, लेकिन इसको लेकर जिम्मेदार अधिकारियों को उसकी पैरवी की जरूरत है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रवि पूरी जानकारी देने के लिए आपका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।